नमस्कार, होम टीवी भारत में आपके स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्री परिषद की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत राष्ट्रभक्ति के वातावरण में हुई। वंदे मातरम के सामूहिक गान के साथ मंत्री परिषद की बैठक आरंभ की गई। इस बैठक में शासन के कई महत्वपूर्ण विषय पर विचार और चर्चा की जा रही है। सूत्र के अनुसार इसमें प्रदेश के विकास योजनाओं की प्रगति और प्रशासनिक फैसलों से जुड़े अहम मुद्दों पर निर्णय लिए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया से बड़ी सियासी खबर सामने आई है। बसपा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने बिहार की राजनीति में उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। बलिया में बेरू आरबारी में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि पार्टी बिहार की 153 सीटों पर अपने एजेंडे के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी दावा किया है कि पार्टी की जीएमएम तेज प्रताप यादव और कई दलों के साथ गठबंधन पर बातचीत चल रही है, जो संभवतः आज रात तक फाइनल हो सकती है। अरविंद राजभर ने बिहार एनडीए को आड़े हाथों लिया और कहा है कि वह स्थानीय एनडीए नेताओं से बसपा की ताकत के उलट रिपोर्ट पार्टी अलकमा को भेजी, जिससे उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। उन्होंने यह भी खुलासा किया है कि आरजेडी ने उन्हें 5 सीटों को ऑफर दिया था, लेकिन बसपा ने यह ठुकरा दिया। डॉक्टर राजभर ने यह भी कहा कि जब कोई कहेगा कि बसपा का 500 वोट भी नहीं है तो वही नेता 500 वोट से हारेंगे, तब उन्हें सच्चाई का एहसास होगा। उन्होंने यह दावा किया कि बिहार में बीजेपी, लोजपा और जेडीयू और आरजेडी के कई नेता बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने बिहार में जातीय जनगणना को गलत बताया और कहा है कि कल पटना में बसपा एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना रोड मैप साफ करेगी। आइए सुनते हैं क्या बोले अरविंद राजभर। आज आप पटना जा रहे हैं और लखनऊ भी जाएंगे, लखनऊ से पटना जाएंगे, एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, क्या होगा वो ऐलान? देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी लगभग 19 साल से बिहार में अपने संगठन को बढ़ा रही है। कार्यक्रम, सभा, जनसभा, रैली करके अपना शक्ति प्रदर्शन करती रही है। हमारा प्रयास था कि हम यूपी में एनडीए के साथ रहे और एनडीए के साथ भी हैं हम, और हमारा प्रयास था कि अगर हमारा दमखम बिहार में है तो बिहार में भी हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए को हम मजबूत करें। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार के स्थानीय संगठन ने जो नेगेटिव रिपोर्ट सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के शक्ति के विपरीत जाकर के लोगों ने रिपोर्ट पेश किया, उसका परिणाम यह निकला कि एनडीए की तरफ से हमें एक भी सीट नहीं दी गई। हम बहुत पहले से भी कह भी रहे थे और लगभग 1 मई 2025 को हमने माननीय गृहमंत्री जी को भी बता दिया था और उसी दिन हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बता दिया था। और उसके बाद 5 मई 2025 को हम बिहार में संगठन की बैठक करके और बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलकर के यह बता दिया था हमने कि अगर आगे एनडीए से हमारा गठबंधन तय हो जाता है तो हम साथ में मिलकर लड़ेंगे, अगर गठबंधन तय नहीं होता है बिहार में तो हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। अभी मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि बात हमारी बन जाए। कल तक हमने प्रतीक्षा किया, मैं भी परसों नरसों भी पटना में था। पटना हमें प्रत्याशी की घोषणा करनी थी, लेकिन हमने जानबूझ के नहीं किया। बस मैंने आवश्यक बताया कि मैं इतने प्रत्याशियों का लिस्ट जारी करूंगा, लेकिन मैं पहले अपने तरफ से कोई गलती मैं नहीं चाहता था। इसीलिए हमने एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का इंतजार किया। जब रिस्पांस नहीं मिला तो हमने यह तय किया कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 153 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्या किसी के साथ गठबंधन भी होगा? आपने देखिए, कल से ही प्रयासरत लोग हैं कि जब उनको यह पता चला कि बसपा मजबूत पार्टी बिहार में है और एनडीए के साथ नहीं गए, तो हमको आरजेडी के लोगों ने भी संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि आप 5 सीट ले लीजिए, हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़िए, लेकिन हमने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हमने कहा आरजेडी से बात नहीं करनी है। बाकी अभी हेमंत सोरेन जी भी कल रात को हमारी उनसे वार्तालाप हुई, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड, उनसे भी बातचीत मेरी हुई। फिर वहाँ और कई पार्टियाँ हैं, तेजस्वी जी से भी मेरी, तेज प्रताप जी से भी बात हुई है और संभवतः शाम तक सारी चीज़ें अपडेट हम ले लेंगे और शाम तक हम पटना भी चले जाएंगे। कल हम बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशियों की कल घोषणा भी हम करेंगे। क्या जो यूपी में जो रिश्ते हैं आप भी
क्या कायम रहेंगे क्या आने वाले समय में? देखिए, ताली एक हाथ से दरार तो पड़ चुकी ताली नहीं, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से जब मिलती है तभी बजती है। और जब एनडीए इस चीज़ को स्वीकारता प्रदान कर लिया है कि हमारा गठबंधन सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए होगा, तो जब इन्होंने यह तय ही कर दिया है तो फिर बिहार को लेकर के कभी इस प्रकार की टिप्पणी न हो और न ही अब चिंता करने की आवश्यकता है कि क्या दरार पड़ा कि विवाद हो गया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी किसी एक स्टेट की पार्टी नहीं है, उसको हम लोग कई स्टेट में चलाते हैं, संगठन बनाते हैं, रैली करते हैं, सभा करते हैं। तो गठबंधन हो या न हो, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। जीते चाहे ना जीते, हरा तो जाएंगे ना, हरा तो देंगे ना। वो तो सत्य बात है, चुनावी मैदान में कोई उतरता है तो या तो जीतता है या तो हारता है। अगर हारने की इतनी चिंता रहती तो जरूर हमको एडजस्ट किया गया होता। किसी को हराएंगे ना सर? जरूर चुनाव मैदान में उतरेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि हमारा 500 वोट भी नहीं है, जब हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा और जब लोग 500 से हारेंगे तब उनको समझ में आएगा कि 500 का क्या महत्व होता है। कितनी सीटों पर बीजेपी कितनी सीटें हारेंगे? देखिए, वो लोग हारे या जीते, मेरी वजह से जीत भी सकते हैं, मेरी वजह से हार भी सकते हैं, वो दोनों विषय है। सर कौन जीतेगा कौन हारेगा? एनडीए भी जीत सकती है, एनडीए गठबंधन भी जीत सकती है, इंडिया गठबंधन भी जीत सकती है। तो मैं वहाँ किसी को हराने जाने नहीं जा रहा हूँ, मैं अपना वोट इकट्ठा करने जा रहा हूँ। जिस वोट को लोग पैसे के दम पर या गुमराह करके लोग खरीद लेते थे या डिवाइड कर देते थे, ऐसे लोगों को हम लोग एकत्रित करने जा रहे हैं। कौन है वो रोक रहा है सर आपको बीजेपी में, एनडीए में शामिल हो? स्थानीय संगठन, बिहार का जो स्थानीय संगठन है वो नहीं चाहता है कि सुभाषपा की एंट्री बिहार में हो। तीन स्थानीय नेतृत्व के आगे केंद्र नेतृत्व क्यों मजबूर हो गया? उनके सर्वे भी होते हैं, सर्वे में हो सकता है, जैसे जातिगत जनगणना नीतीश जी और तेजस्वी जी मिलकर के करने का काम किए थे, जिसमें हमारी संख्या को शून्य बता दिया था। जबकि अगर मेरे पास डेटा पूरा है, एक सीट पर 30-30 हज़ार 40 हज़ार पोलिंग मतदाता है, उस वोट की कोई गिनती नहीं है, तो कोई बात नहीं है। जब वो वोट नहीं है तो उस पर उनका ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान है उस पर। हम चुनाव लड़ेंगे, जब वोट हम अर्जित करेंगे तो बाद में सबको पता चलेगा। फर्जी मत लोग चाहते हैं कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू हो, और लागू होने से पहले जातिगत जनगणना हो जाए, जिससे कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी निर्धारित हो, ताकि आने वाले बिहार में तो हुआ है जनगणना, सही से नहीं हुआ है। इसलिए तो हम लोगों ने कहा है कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू किया जाए, जातिगत जनगणना हो। आप गठबंधन अभी तो नीतीश जी से मैं खुद बातचीत किया हूँ, बातचीत करके उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी स्थिति बहुत मजबूत है, हम लोग प्रयास करेंगे कि आप हमारे साथ रहें। प्रयास उन लोगों ने किया, प्रयास में असफलता मिली तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? नीतीश कुमार से बात हुई है? और का फोटो दिखाएं का? नहीं। उत्तर प्रदेश के बलिया से एक और तीखी सियासी प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा के गद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की वाई श्रेणी सुरक्षा बहाल किए जाने के फैसले पर बलिया से सपा सांसद सनातन पांडे भड़क उठे। उन्होंने सवाल उठाया, आजम खान को सुरक्षा की क्या ज़रूरत है। यहाँ तक कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। सनातन पांडे ने कहा है कि जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने लाल भट्टी कल्चर को ख़त्म किया, उसी तरह अगर वे सच में कोई नई संस्कृति की बात करते हैं तो अपनी सुरक्षा हटाकर दिखिए। सपा सांसद का कहना है कि देश के किसी भी नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संसद या विधायक को सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उनकी यह बयानबाजी में राजनीतिक हलचलों में हलचल मची दी है। आइए सुनते हैं क्या बोले सपा सांसद सनातन पांडे ने। खान साहब को भी सर वाई श्रेणी की सुरक्षा, जो पहले की जो सुरक्षा थी वो आज उनको बेहाल कर दी गई है, वो सुरक्षा वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। आप देखिए, इसके विषय में भी मैं नहीं जानता हूँ। अब तक ये आरोप लगता रहा कि बीजेपी की सरकार उनको प्रताड़ित कर रही है, जबरन गर्मी में फंसा रही है, आप लोग ही कहते आए थे, और आज उनकी सुरक्षा जो है वो बहाल कर दी गई है सर। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार तो प्रदेश को जीरो टॉलरेंस की बात करती है। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री ईमानदार हो, चरित्रवान हो और भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं, भारत के संविधान को मानने वाले हैं, तो अपराध शून्य उत्तर प्रदेश में जो है टॉप 10 क्या कहते हैं, टॉप 10 हिस्ट्री सीटर जी उनकी सूची जारी कर दें। तो आजम खान को सुरक्षा मिली है, ये तो क्या आवश्यकता पड़ रही है? हम तो कहते हैं कि देश में चाहे देश की अगर राजनीति जनता के द्वारा की जाती है और हम जनता के सेवक हैं और हम सेवा के भाव से राजनीति करते दिन चलने काम करते हैं, हमारे क्षेत्र में तो किसी भी नेता को सुरक्षा नहीं प्रदान होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ना वो प्रधानमंत्री।
नो मुख्यमंत्री। अगर जनता का सेवक है तो जनता के बीच रहेगा। लखनऊ से बड़ी राजनीतिक खबर। चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए बुरखा हटवाने को लेकर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जताई है। सपा का कहना है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता पर दखल है, लेकिन बसपा ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। बसपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी महजबानी दृष्टिकोण की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा है कि चुनाव की पारदर्शिता और सुनिश्चितता के लिए हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित होना बेहद जरूरी है। यह भी आरोप लगाया है कि सपा बुरखे और पर्दे के पीछे फर्जीवाड़ा करना चाहती है। देखना होगा कि चुनाव आयोग इस विवाद पर क्या रुख अपनाता है। चुनाव की पारदर्शिता के लिए और वोटर्स की शुचिता के लिए यह आवश्यक है कि हर वोटर की, हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर पर्दा नसी महिलाएं हैं, बुर्का नसी महिलाएं हैं, तो अगर उनका बुर्का या पर्दा हटा करके उनकी पहचान सुनिश्चित की जाए तो इस बात में समाजवादी पार्टी को आपत्ति क्या है? समाजवादी पार्टी क्या पर्दे और बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग कराने की पक्षधर है? आखिरकार इन्हें पारदर्शी व्यवस्थाओं से डर क्यों लगता है? मजहबी वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग द्वारा प्रदर्शनी महिलाओं की जांच को लेकर जारी आदेश पर आपत्ति जताई है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि बुर्का और पर्दा अपनी महिलाओं की पहचान की जांच आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से करवाई जाए। इस पर सपा ने नाराजगी जताते हुए इससे धर्म विशेष को निशाना बनाने वाला कदम बताया। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने इस मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है और आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग की है। सपा का कहना है कि अगर जांच करनी है तो सभी मतदाताओं की होनी चाहिए। केवल एक वर्ग को निशाना बनाना भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के खिलाफ है। देखना होगा कि अब चुनाव आयोग इस मांग पर क्या रुख अपनाता है। बुलंदशहर से बड़ी खबर और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। फूड सेफ्टी विभाग की लाइफ रेट में 30 क्विंटल मिलावटी रसगुल्ला बरामद किया गया है। यह कार्रवाई शिकारपुर स्थित तेवतिया स्वीट डेयरी पर की गई है, जहां स्टार्च और केमिकल से बने बंगाली और काले रसगुल्ले तैयार किए जा रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि इन रसगुल्लों को जंग के कनस्तरों में पैक किया जा रहा था और मिलावटी रसगुल्लों में मच्छर और मक्खियों तैरती पाई गई। फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में प्लांट पर छापा मारा और मौके से 12 सैंपल लिए गए। और सुनते हैं खाद्य आयुक्त बिंटी कुमार क्या कह रहे हैं। सर, एक रसगुल्ला फैक्ट्री में छापेमारी गई है, किस तरह का माल पकड़ा? देखिए, यहाँ ये रसगुल्ला बनाने की फैक्ट्री थी और इसमें 25 कुंटल के आसपास का कुल रसगुल्ला मिला है। बेसिकली यहाँ पर सफ़ेद रसगुल्ला बनाने का काम होता है, साथ में कुछ मात्रा में जो काला रसगुल्ला है वो भी तैयार किया जा रहा है। यहाँ जो मेन चीज़ है, जो रसगुल्ला बनाने के लिए दूध इन्होंने मंगाया है, उसमें से क्रीम निकालते हैं। क्रीम भी काफ़ी मिली है यहाँ पर, और उसके बाद उसमें स्टार्च पाउडर का यूज करके वो रसगुल्ला बना रहे हैं। साथ में जो उसके बनाने के बाद जो स्टॉक किया हुआ है, जो टिन है वो बहुत पुराने हैं, कबाड़ टाइप के टिन है, वो जंग खा चुके हैं सारे टिन। उसमें उनकी पैकिंग की गई है इनके द्वारा। और साथ जितने आर्टिकल हैं इनके पास खोया है, जैसे काला रसगुल्ला, सफ़ेद है, स्टार्च है, इन सब के हम लोगों ने सैंपल लिए हैं। सर, कहीं ना कहीं जहर परोसा जा रहा है। देखिए, अभी इसको मौके से जहर कहना एकदम सही नहीं होगा, क्योंकि ये सब लैब रिपोर्ट के बाद साबित हो पाएगा। लेकिन जो गंदगी है, गंदगी देखते हुए ये कहीं ना कहीं सेहत के लिए इतना अच्छा भी नहीं है। सर, ये इन पर दुकान का लाइसेंस और इतनी बड़ी मात्रा में ये धूप का काम है। हाँ, अभी इसकी भी हम जांच कर रहे हैं। इनसे भी लाइसेंस मांगा जा रहा था, अभी तक तो ये दिखाई नहीं पा रहे थे। अब इन्होंने कोई लाइसेंस दिखाया है जो रिटेल शॉप के लिए लाइसेंस है, और मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस नहीं है ये भी।
सर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, इसमें इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा फूड सेफ्टी एक्ट में, और अगर ये प्रॉपर तरीके से लाइसेंस लेके और साफ सफाई से अगर काम करेंगे तभी काम करने दिया जाएगा। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जीआरपी पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। पुलिस के मुताबिक गिरोह ने चारबाग स्टेशन पर एक 6 साल की मासूम बच्ची का अपहरण किया और उससे मुंबई में बेचने की साजिश रची थी। बच्ची बिहार की रहने वाली महिला के साथ स्टेशन पर मौजूद थी। तभी गिरोह सदस्यों ने महिला को बहला फुसलाकर बच्ची को अगवा कर लिया और जीआरपी पुलिस ने आलमबाग इलाके से आरोपियों को गिरफ्तार किया और मामले की गहन जांच जारी है। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर जीआरपी के एसपी क्या कह रहे हैं। जीआरपी को एक बड़ी कामयाबी मिली है, बच्चा चोर गैंग को गिरफ्तार किया। कैसे सर पूरा मामला रहा? हाँ, ये परसों यानी 12 तारीख की शाम को नियार रेलवे स्टेशन पर एक महिला जो कि बिहार से आके रुकी हुई थी अपने घर वालों से नाराज़ होकर, उसके साथ उसकी 2 बच्चियां भी थी, तो उसका एक वहीं पर युवक से संपर्क हुआ और उसके साथ भी एक बच्ची थी और उस युवक ने उस महिला से परिचय बढ़ा लिया और जब वो महिला कुछ सामान लेने दुकान पर गई थी तो उसकी बच्ची को बहला फुसला कर वो लेकर चला गया और उस पर उस महिला ने एक नंबर दिया कि इस नंबर से बात हुई थी, लेकिन वो नंबर बंद चल रहा था। तो हमारी 3 टीमें इसमें लगी सर्विलांस टीम के साथ साथ, और सीसीटीवी करीब 250 सीसीटीवी इसमें देखे गए और फिर एक नंबर और हमें उसी सीडीआर के माध्यम से प्राप्त किया उसके नंबर से और उसमें तलाश किया गया तो हमें फाइनली उसकी लोकेशन देर रात में झांसी के पास मिली थी और फिर टीम हमारी लगी रही और टीम ने लास्ट में उसको गिरफ्तार किया और बरामद किया। बच्ची को बरामद करके लाया गया है और पूछताछ में उस आदमी से 2 महिलाओं का और नाम आया जो रैकी वगैरह करती हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये किस उद्देश्य से ले जा रहे थे और वहाँ जैसा कि उसने बताया मुंबई जा रहा था, तो मुंबई क्यों जा रहा था और क्या कर रहा था, उस पर विस्तृत गहन छानबीन और विवेचना अभी प्रचलित है। ये गिरोह कितना बड़ा है और कहाँ से इनकी गिरफ्तारी की गई है? गिरफ्तारी यहाँ आलमबाग के पास आए थे, मवैया के पास से की गई है और इसमें अभी हम छानबीन कर रहे हैं क्योंकि 2 महिला हमें बाद में हमने पकड़ा और वो लड़का जो लड़की को बच्ची को लेकर गया था वो गिरफ्तार हो गया था, तो अभी उस महिलाओं से पूछताछ जानकारी की जा रही है। ये लड़का और ये महिलाएं कहाँ की रहने वाली हैं? ये महिला बिहार की रहने वाली थी और अपने परिजनों से नाराज होकर यहाँ आई हुई नहीं, जो पकड़े गए सर वो लोग कहाँ के रहने वाले, उनके आपस में संबंध क्या है? महिला और जो पुरुष पकड़े, वो जो लड़का है वो एक प्रकार का कैरियर है और वो महिलाएं ऑर्गेनाइज करती हैं और उनका कुछ मुंबई से संबंध है, तो अभी उसमें हम जानकारी कर रहे हैं। सर क्या और भी बच्चे ये लोग पहले चोरी करते हैं? हाँ, पूरी पूछताछ की जा रही है, इसमें अभी और डिटेल कार्रवाई की जाएगी। बच्चे चोरी करने के बाद उनको कहाँ ले जाते थे और क्या करते थे? हाँ, ये आपको बताया हमने कि मुंबई ले जाने की बात प्रकाश में आई है और मुंबई क्यों ले जा रहे थे ये इस पर पूरी विवेचना अभी की जा रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संभवतः बेचने की बात आ रही है इसमें। सर आपराधिक इतिहास क्या है? आपराधिक इतिहास जो युवक है उस पर 2 अभियोग और दर्ज हैं पहले से। कहाँ के रहने वाला है? युवक कहाँ का रहने वाले, ये महिला कहाँ की रहने वाली जो पकड़ी गई? महिला बिहार की रहने वाली है। जो पकड़ी गई है, पकड़ी गई। ये जो महिलाएं पकड़ी गई हैं ये बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट की हैं, 2 महिलाएं हैं इसमें और जो युवक है वो डिस्ट्रिक्ट के कहाँ का है? बिहार का है वो भी, सॉरी बिहार का ही रहने वाला है। नहीं, वो कोई रिलेशन उनका आपस में नहीं है, बस परिचय है। अभियुक्त का नाम आमिर है और महिलाएं जो हैं वो बलरामपुर की रहने वाली। अभी तक जांच में सर क्या लगा है? क्या ये गिरोह बनाकर ऐसी लड़कियों को, महिलाओं को ले जाते थे, उनसे कहीं अनैतिक कार्य होता था? क्या कोई ऐसा नेटवर्क अभी तक की जो जांच है उससे ये प्रतीत हो रहा है कि ये सब मिलके 3 लोग और इसमें और लोग भी हो सकते हैं, मिलके एक गैंग के रूप में काम कर रहे हैं। क्राइम पर नकेल कसने के लिए रेलवे पुलिस द्वारा क्या कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लें?
हाँ, इसमें एक तो हम लोग लगातार जागरूक करते रहते हैं लोगों को, दूसरा सभी स्टेशंस पर लगातार पेट्रोलिंग रहती है। ये देखा जाता है कि इस तरह की बच्चियां या कोई महिला आके रुकी हुई हो और जिसके साथ कोई मेल नहीं है तो वो क्यों रुकी है और क्या उसकी समस्या है, उसको हम लोग लगातार चेकिंग और पेट्रोलिंग करके दूर करते भी रहते हैं और मदद भी करते हैं। ये लोग यूपी में सक्रिय है कि साथ में लोग और भी कनेक्टिंग है कि और अलग राज्यों में चल रहे हैं? अब ये अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, अभी छानबीन इसमें चल रही है। सर अच्छा, ये जो अमित था आमिर, वो झांसी में आ गया और जो महिला वो आलमबाग की मौलिया थी नहीं, ये सभी यहाँ मवैया के पास पकड़े गए हैं, महिलाएं अलग से पकड़ी गई हैं बाद में। पहले जब उसको हम पकड़ लिया हम लोगों ने तो उससे पूछताछ की, जानकारी मिली, तब वो महिलाएं पकड़ी। नहीं तो फिर यहाँ पर जब वो आया और उन महिलाओं के संपर्क करने आया हुआ था कुछ अपना। ठीक है सर, थैंक यू। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसा ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे हम टीवी भारत।